आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल PCM क्रैश कोर्स में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोगों को अध्ययन करना है कि अध्याय 1 जो है उसमें वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करना है। जबकि पिछली क्लास कक्षा 9 में हम लोगों ने कुछ अध्ययन किया था कि कक्षा 9 में कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग अगली एक्सरसाइज आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्याओं की बात करते हैं। प्राकृत संख्याएं तो ऐसी संख्याएं जो 1 से आरंभ होती हैं और अनंत तक की सभी पूर्ण संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से अनंत तक की, 1 से अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इसी प्रकार जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसका हम लोग फास्ट रिवीजन कर लेते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, और हम लोग बात करते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक में ये 0 भी होता है और इसमें माइनस की भी संख्याएं होती हैं। -1, -2, -3 और अनंत तक ये भी इधर की ओर, और इधर ही हमारे प्लस की भी संख्याएं होती हैं। 1, 2, 3 और 4 और 5 और डैश बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो 1 से अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। और जो पूर्णांक होते हैं उसमें 0 और प्लस की संख्या और माइनस की संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 4 या 2/5, 3/2 या √4 आदि। इस प्रकार की सभी संख्याएं जो होती हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं करते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इसमें आता है जैसे एक तो हमारा पाई होता है, पाई अपरिमेय संख्या है, √5 है, √2 है, √3 है आदि। इस प्रकार की जितनी संख्याएं होती हैं वो सब हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये कक्षा 9 से थोड़ा सा संख्याओं का परिचय था जिसको हमने देखा। अब हम लोग क्लास 10th की जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1, ठीक है, तो हम लोग NCERT बुक से एक्सरसाइज हल करने वाले हैं। तो NCERT बुक से हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं। इसको मिटा दिया जाए तब तक। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 हल करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं तो एक्सरसाइज जो 1.1 है इसमें हमें सॉल्व क्या करना होता है। इसमें हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करना होता है। हम लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
द्वारा HCF ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। ठीक है, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं बहुत पहले से, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। इस फार्मूले को हम लोग एक संयुक्त रूप में लिख लेते हैं, जिसको भाज्य को हम A से प्रदर्शित करते हैं और भाजक को B से और भागफल को Q से और शेषफल को R से। और ये हमारे लिए फार्मूले का कार्य करता है, जिससे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे A तुम्हारा क्या है, A तुम्हारा भाज्य है, और जहाँ पे तुम्हारा B क्या है, B आपका भाजक है, और जो आपका Q है वो आपका भागफल है, और आपका जो R है वो यहाँ पे आपका शेषफल माना गया है। समझ गए? तो इन चीज़ों को मानना है और इसी के आधार पे हम लोगों को एक्सरसाइज को हल करना है। तो पहली एक्सरसाइज हम लोग हल करने जा रहे हैं। अब हम लोग हल करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 और हम लोग कौन सी बुक से हल करने जा रहे हैं? NCERT जो मेन बुक है, हम लोग उसी से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। NCERT की मेन बुक से हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया है, वो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दो संख्याएं दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं का हमें HCF ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जब इसको हल करना शुरू करते हैं, तो जब हम हल करेंगे इसको, तो हल में देखते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है पहले उसको लिख लिया जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 225 है और इससे छोटी जो संख्या है 135 है। अब यहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लगाना शुरू करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लगाते हैं, तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या को आगे लिखते हैं। 225 बराबर हमारा हो जाएगा 135। 225 बराबर लिख लेते हैं 135 के। अब हम लोग यहाँ से इस सवाल को दूसरे हम जो भाग विधि होती है उस विधि द्वारा सॉल्व करके और यहाँ पे इनके मान रख लें, बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल एक इजी सी ट्रिक हुई, जिसको हम लोग इधर देख लेते हैं। जैसे हमारे पास संख्याएं दी गई हैं 225 और 135, तो हमें सबसे पहले देखना है कि 135 का जो पहाड़ा है यहाँ पे 225 में कितनी बार लगेगा। तो एक बार लगेगा, तो एक बार जब लगाएंगे तो हो जाएगा 135 और यहाँ पे घटाएंगे तो यह आ जाता है 0। यहाँ पे तुम्हारा हो गया 12, 12 से 3 जाता है तो 9 बच जाता है। ये 90 तुम्हारा शेषफल है, ये तुम्हारा भाजक है और ये तुम्हारा भागफल है। ठीक है, तो हमारा जो भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल 1 है और प्लस शेषफल कितना आया है? 90 आया है। तो इसको यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम अपने आप से दिमाग लगाएं, 35 का पहाड़ा इसमें कितनी बार लग रहा है? एक बार लग रहा है, फिर घटाने पे हमारा क्या बच रहा है? 90 बच रहा है। और ये वाला मान जो हमारा शेषफल है, जब तक ये शून्य नहीं हो जाएगा तब तक इस प्रोसेस को हम लगातार करते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ शेषफल बराबर 90 है, 90 है, जो कि शून्य के बराबर नहीं है, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। ठीक है, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा फिर से हम लोग विभाजन एल्गोरिथम इसमें लगाएंगे। तो अब क्या करना होता है, जो बड़ी संख्या होती है इसको इसके आगे ले आते हैं। तो अब 135 जो हमारा है वो कहाँ पे आ जाएगा? 225 के जगह पे आ जाएगा, और जहाँ पे 135 था वहाँ पे हम क्या ले आएंगे? 90 ले आएंगे। इतना हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं और इसके बाद में फिर हम लोग अपनी ट्रिक पे पहुँचते हैं, जहाँ से हम लोग इसको देख रहे थे भाग विधि द्वारा कैसे हल करना है। तो 135 को यहाँ पे लिख देंगे और 135 में हम 90 का पहाड़ा लगाएंगे तो सिर्फ एक बार लगता है और यहाँ पे 90 लिख देंगे, और घटाने पर हमारा कितना बचेगा? 45 बचेगा। तो यहाँ पर फिर वही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल हमारा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, और प्लस शेषफल जो हमारे पास है वो कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। इसका मतलब अभी भी जो हमारा शेषफल है वो शून्य के बराबर नहीं हुआ। तो लिखेंगे यहाँ शेषफल
बराबर कितना है 45 है, जो कि किसके बराबर नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है। अतः पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा, फिर से हम विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पर लगाते हैं तो देखते हैं कि जो 90 था वो आगे आ जाएगा। यहाँ पे जो 90 है वो हमारा कहाँ आगे आ जाता है और 90 की जगह पे हमारा 45 आ जाता है। और हम लोग जानते हैं 45 का पहाड़ा 90 में कितनी बार लगेगा, 2 बार लगेगा। 45 दूनी 90 और घटाने पर क्या बचता है, 0 बचता है। यहाँ पर भी हम लोग इसको इसी प्रकार से देख लेते हैं। 45 है, इसके आगे 90 लिख देंगे, 45 दूना 90 हो जाता है और ये हमारा कट जाता है। ठीक है, तो मतलब हमारा जो शेषफल है वो शून्य आ जाता है। यहाँ देखो 90 आ गया और हमारा शेषफल कितना हो गया, शून्य हो गया है। इसका मतलब ये हुआ है कि अब जो हमारा जो शेषफल हुआ था, जो शेषफल शून्य आ चुका है, तो हम लोग इसका यहाँ पे आप लोग इसी के नीचे लिख लेंगे। हमारे ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं बची इसलिए हम इसको उधर लिख रहे हैं। अतः यहाँ जो शेषफल है, शेषफल बराबर कितना है, 0 है। शेषफल कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 0 हो गया है। अगर शेषफल 0 हो जाता है तो जो संख्या हमारी ये यहाँ पे आती है वही हमारा HCF हो जाता है। अतः HCF बराबर 45 है। तो आप लोग ऐसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF को ज्ञात कर सकते। 196 और 38,220 38,220 ये दो संख्याएं अगली दे गई हैं और इस वाले में भी हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF को ज्ञात करना है। तो बच्चों इस बार हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ी सी संख्या है, लेकिन घबराने की बात नहीं, बहुत छोटा सा सवाल है। तो हम लोग जब हल करना शुरू करेंगे तो हल में लिखेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या हमारी है 38,220 और ये किससे बड़ी है, 196 से बड़ी है। तो इस ग्रेटर देन का निशान लगा देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। अब हम लोग विभाजन एल्गोरिथम इसमें लगाने जा रहे हैं और विभाजन एल्गोरिथम जब लगाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 38,220 और बराबर 196। अब हम लोग इतनी बड़ी संख्या में हम कैसे पहाड़ा लगाएं, कितनी बार लगाएं, तो ये सोचना थोड़ा मेहनत का काम होता है। इसलिए जो हमने आपको ट्रिक बताई थी, जो हमने भाग विधि बताई थी, उस तरीके का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 38,220 और इसको हम लोग भाग कर देते हैं 196 से। तो 196 का हम पूरा पहाड़ा इसमें कितनी बार में लगा सकते हैं, तो हमें इतनी आसानी से ज्ञात नहीं हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसमें पहाड़ा लगाएंगे और देखेंगे कब संख्याएं पूर्ण रूप से कट रही हैं। तो 196 का पहाड़ा हम एक बार पहले लगा लेते हैं इसमें। तो 196 कम 196 हमारा हो जाता है, यहाँ पे घटा लेते हैं तो 12 से 6 जाता है, हमारा 6 हो रहा है। यहाँ पे हमारा 17 हो गया, 17 से 9 जा रहा है, तो हमारे पास यहाँ 8 बच रहा है। और अगले हम देखते हैं यहाँ पे हमारा 2 बच गया, 2 से हम देखो घटा के देखते हैं 1, तो हमारा 1 बच गया। 186 हो जाता है, तो अगली हम संख्या 2 उतार लेते हैं। तो 196 है, लगभग 200 मान के हम लगा सकते हैं। 9 बार पहाड़ा लग रहा है। ठीक है, तो 9 बार पहाड़ा लगाएंगे, आप लोग लगा के चेक कर लेंगे। भाग ही करना है, सिंपल सा, आप लोग कर भी सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कर लेंगे। 9 बार लगाएंगे तो 9 छंग 54 के हमारा 4 हो जाता है और 9 9 81 और 5 हमारे पास हो जाएगा 86 का 6 और हम लोग 9 एक कम 9 9 और 8 17। अब हम लोग इसको घटा के देखते हैं तो यहाँ 12 से 4 जा रहा तो हमारे पास 8 आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास 15 हो रहा है, 15 6 जा रहा है तो 9 हो रहा है, 7 से 7 जा रहा है कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो 196 का है, लगभग इसमें हम लोग 5 बार पहाड़ा लगाते हैं तो 5 का 30 का 0 हो जाता है, 5 9 45 3 आपका 48 हो जाता है, 5 1 कम 5 और 4 9 हो जाता है। मतलब हमने भाग किया तो ये संख्या पूरी कट गई और पहाड़ा कितनी बार लगा इसमें, 195 बार। मतलब कहने का है 196 की अगर गुणा हम 195 से कर देते हैं तो जो हमारा शेषफल आता है वो 0 आ जाता है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ शेषफल बराबर 0 है, अतः शेषफल बराबर 0 है, अतः HCF बराबर 196 है, 196
96 है। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं। इसका तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट जो दिया गया है 867 और 255, ठीक है। ये हमारी एनसीईआरटी की मेन बुक है, उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो 867 और 255 का हम लोग इसको भी हल करना शुरू करते हैं। अभी हमने आपको सिखाया कैसे हल करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 867, ये हल में बता रहे हैं सॉल्यूशन में 867 है इस ग्रेटर देन, ये बड़ी संख्या है और किससे बड़ी संख्या है 255 से। तो फिर हम लोग जैसे पहले दो क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल सेम इसको भी हल करना है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। जब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसमें लगाएंगे तो हम लोग देखते हैं कि जो 867 है वो बराबर लिखा जाएगा 255 के, सॉरी 255 है, 255 के। 255 का पहाड़ा हमें इसमें लगाना है, कितनी बार लगेगा। ये इस चीज़ को हम सिंपली हल करने के लिए वही ट्रिक अपनाते हैं जो हमें भी दो क्वेश्चनों में बताया है। 867 और इसको हम लोग हल कर देते हैं 255 से, ठीक है। जब इसमें पहाड़ा लगाते हैं तो 3 बार पहाड़ा लगाएंगे, 3 पचे 15 के 5 और 3 पचे 15 और 1 16 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 ये 7 हो जाएगा। घटा के देखें तो हमारे पास यहाँ 2 बचता है और यहाँ पे हम हल करते हैं तो 6 से 6 जाता है, 0 बचता है और यहाँ पे 1 बचता है, मतलब हमारे पास 102 बचता है। तो 255 गुणे 3 और जो 3 बार करते हैं तो हमारे पास शेषफल कितना बच रहा है 102 बच रहा है। तो 102 बच रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ शेषफल को r से प्रदर्शित करते हैं, इज नॉट इक्वल टू 0। जो शेषफल r है वो 0 के बराबर नहीं है, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा जब तक शून्य नहीं आएगा तब तक हम ऐसे ही लगाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 255 को आगे लेके आते हैं, ये हमारा 255 हो गया और 255 102, 255 रख लिए आगे और 102 रख लिए और फिर यहाँ पे हम लोग हल करते हैं 255 और इसमें 102 का पहाड़ा लगाएंगे तो 2 बार हो जाएगा 204। तो इसको 155 में जो 2 का पहाड़ा लगाए 102 का पहाड़ा लगाएंगे तो 2 बार लगेगा, 2 दूना 204 हो जाता है। यहाँ पे देखो 102 दूना 204 हो जाता है, घटाएंगे तो हमारे पास 51 बच जाता है। तो यहाँ पे प्लस का कितना लिख देंगे 51, तो यहाँ लिख देंगे अतः यहाँ शेषफल बराबर आपका कितना आया है 51 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, फिर से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं। तो इधर पेज पे लगा रहे हैं हम लोग, देखिएगा इधर ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। तो 102 को हम एक यहाँ पे जो हमारे पास दी गई संख्या है 102, इसको आगे ले आते हैं और 55 को इसकी जगह पर ले आते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 102 बराबर 51, ठीक है। तो 51 का पहाड़ा 102 में बड़ा सिंपल ही हम 2 बार में लगा सकते हैं। 151 दूनी 202 प्लस का कितना आ जाएगा 0 और यहाँ पे लिख देंगे यहाँ शेषफल बराबर क्या है 0 है। अतः जो हमारा HCF है वो कितना हो जाएगा 51 है, जो हमारा HCF है वो 51 है, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन भी नोट कर लेंगे और क्वेश्चन फर्स्ट के जो तीनों पार्ट थे वो अपने कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है दर्शाइए कि, हमको सिद्ध करके दिखाना है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक की कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q+1 या 6q+2, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, 5 के रूप का होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग एक बार, तुरंत बस देखना है और तुरंत हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए हल करना शुरू करते हैं।
तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हमने देखा था कि जो a बराबर होता है वो BQ प्लस R के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 6Q प्लस 1 दिया है, तो इसका मतलब जो है जो B है वो बराबर कितने के हो रहा है, 6 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो अतः हम मानते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो R है इसका मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इतने तक या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो चूँकि हमें 5 तक ही हल करके दिखाना है तो हम सिर्फ इतना ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें मान रखना शुरू करते हैं। लिखेंगे जब, ठीक है, R बराबर 0, तब जब R बराबर 0 होगा तब हम लोग देखते हैं A बराबर ये आपका 6Q और प्लस R की जगह पे हम कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो A बराबर आपका कितना हो जाता है, 6Q, जो कि एक ऐसी संख्या है, सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार R बराबर, जब R बराबर हम 1 रखते हैं तब जो हमारे पास A आता है वो 6Q प्लस कितना आता है, 1 आता है। यहाँ पे देखो 6Q तो 2 से विभाजित है, परंतु 1 जो है वो हमारा 2 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ये विषम हो जाएगा और इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इसी प्रकार जब R बराबर 2, जब R को हम 2 के बराबर रखेंगे तब जो हमारे पास A आता है वो हो जाएगा 6Q और प्लस 2, और ये कैसा है, ये सम संख्या है। ये कैसी संख्या है, सम संख्या, क्योंकि 6 और 2 दोनों ही विभाजित हैं, और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। शेष भाग हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा। इसी प्रकार जब R बराबर 3, जब R को हम रख लेते हैं 3, तब हमारे पास जो A का मान है वो हो जाएगा 6Q प्लस 3, और ये सब लोग जानते हैं कि इसमें 3 है जो कि विषम संख्या है, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 4। ठीक है, अगला देखते हैं, जब R बराबर 4 तब A बराबर जो तुम्हारा है वो 6Q प्लस 4 हो जाता है, और ये कैसी संख्या होती है, सम संख्या होती है, क्योंकि ये संख्या विभाजित है, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। ठीक है, और जब R बराबर 5 रखेंगे तब जो हमारे पास A आता है वो A बराबर 6Q प्लस 5 हो जाता है, जो कि एक ऐसी संख्या है, विषम संख्या है, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जहाँ जहाँ पे R दिया हुआ था वहाँ पे 1, 2, 3 और 4 और 5 संख्याएं रख दी हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि समीकरण 2 में जो तुम्हारा 6Q प्लस 1 है वो भी विषम आया है, और समीकरण नंबर 4 में जो 6Q प्लस 3 है वो भी विषम आया है, और समीकरण नंबर जो 6 है हमारे पास उसमें भी 6Q प्लस 5 जो है वो विषम आया है। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे आप लोग इसके नीचे हिंदी लिख लेंगे अपने आप से कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, और यह आपका क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा ब्लैक बोर्ड पे दिया हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान स्तंभ वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या की बात कर रहा है। अधिकतम संख्या का मतलब होता है HCF, मतलब अधिकतम संख्या जब भी पूछे तो वहाँ पे हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो HCF ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं 2 सेना की टुकड़ियां हैं, तो हल करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो हल में देखेंगे हम लोग, हल में देखते हैं कि पहली टुकड़ी में सदस्यों
की संख्या, पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या जो है वो दी गई है 616। दूसरी टुकड़ी में देखते हैं, दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या इसमें दी गई है 32। इन दोनों का हम HCF निकाल देते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा, विभाजन एल्गोरिथ्म इसमें लगा देते हैं। तो ये 616 दिया हुआ है, 616 और बराबर 32। तो 616 का 32 में लगाना है पहाड़ा, तो हम लोग देखते हैं कि कितनी बार इसमें लगेगा। तो 616 और 32 से हल कर रहे हैं, तो 32 से कम 32 देख लेते हैं। तो यहाँ पे 32 लिख देते हैं, घटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे घटाने पे हमारा आ जाता है 9 और यहाँ पे हमारा बचा 2, 29 आता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 6 आगे लिखा हुआ है, तो 32 का पहाड़ा इसमें लगा के देखते हैं लगभग कितनी बार लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 32 का पहाड़ा इसमें लगभग 8 या 9 बार लगने वाला है। ठीक है, तो 9 बार लगा के देखते हैं पहाड़ा इसमें 32 का। तो 32 का जब पहाड़ा 9 बार इसमें लगाएंगे तो 9 दूनी 18 के 8 और 9 त्रिक 27, 1 28 हो जाता है। तो घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 16 से 8 और यहाँ से कुछ नहीं बचता है, केवल हमारे पास 8 बच रहा है। तो इसका मतलब हम कितनी बार पहाड़ा लगा सकते हैं? 19 बार। कितनी बार पहाड़ा लगाएंगे? 19 बार। जो 32 का पहाड़ा है 19 बार लगाएंगे तो हमारे पास आता है, तब हमारे पास जो शेषफल है वो आता है 8। तो शेषफल जब 8 हो गया तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात शेषफल 0 के बराबर नहीं है। अतः पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा, फिर से विभाजन एल्गोरिथ्म जब हम लगाना शुरू करेंगे तो लिख देंगे 32 बराबर 8 और गुणा 4, 8 चौके 32 होता है और शेषफल बच जाएगा 0। तो लिख देंगे यहाँ, अतः यहाँ r इक्वल टू 0 है, इसलिए जो तुम्हारा HCF होगा, HCF बराबर वो आपका 8 आएगा। कितना आता है? 8 HCF आता है, जो कि हमारा उत्तर है। इसके नीचे हम लोग लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। अतः इसके नीचे हम लिख देते हैं, आप लोग लिख भी लेंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। स्तंभों की जो अधिकतम संख्या है वो 8 है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ, 2 क्वेश्चन और बचे हैं वो भी हम आपके कंप्लीट करा रहे हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग हल करना शुरू करते हैं। तो हल करने में मान लेते हैं, हल माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3q या 3q+1 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो हमने मान लिया कि x कोई ऐसा धनात्मक पूर्णांक होगा जिसको हम लोग 3q या 3q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अतः जब ऐसे लिख सकते हैं, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा
जो इसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन द्वारा जब हम देखते हैं जो x हमारा है वो बराबर हो जाता है 3q के। जब हमारा x 3q के बराबर है तो क्वेश्चन ने कहा है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जो धनात्मक पूर्णांक x दिया है इसका वर्ग, ठीक है। तो क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जो वर्ग कर देते हैं तो जो एक्स स्क्वायर है और ये हमारा 3q के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 3q का स्क्वायर मतलब 3 3 9 और q स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, और इसको हमें m के रूप में लाना है तो इसको हम इधर से लिख देते हैं 3 और m, जो इसके आगे 3q स्क्वायर है इस पूरे को हम m मान लेते हैं, इसके आगे लिख देंगे माना 3q स्क्वायर बराबर m के, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी हमारा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है तो वो 3m के रूप का भी हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार x का जो मान है वो हम उसके बराबर भी रख सकते हैं, किसके, 3q + 1 के, ठीक है। इसका भी क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ इसका भी वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब ये लोग हम फार्मूला जानते हैं कि ये a हो गया और ये b हो गया। a और b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पे 3q और b की जगह पे 1, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है, तो इसको हम लोग हल कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 3 9 q स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस 3 दूनी 6 और q। इन दोनों में से हम देखते हैं, इन दोनों को पास पास रख लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है 9q स्क्वायर और प्लस 6q। अब और आगे हमारा प्लस का 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी आप लोग इसको इसके नीचे नोट कर लेंगे, यहाँ जगह कम थी इसलिए हम इसको यहाँ पे नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें से इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 3q स्क्वायर और प्लस का 3 दूनी 6 और 2q और प्लस का 1। इस पूरे को हम m मान लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 3m और प्लस का 1। और क्या किया है हमने इसको माना है तो यहाँ पे लिख देंगे माना 3q स्क्वायर और प्लस 2q बराबर m के। इतने को हमने पूरे को m मान लिया है, ठीक है। तो अब तो अतः हम इसके नीचे लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, 1 के रूप का होता है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं कि कहा दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन के जैसे ही इसको सेम हल करना है। तो हम लोग हल करते हैं, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x को कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, तब इसे 3q, 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कि जब x जो हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है तो x को हम लिख सकते हैं x बराबर 3q, x बराबर 3q, और इसका क्या कर देंगे, घन कर देंगे। क्या कर देंगे, घन कर देंगे। घन करने पर क्या करते हैं, दोनों तरफ इसका घन कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाता है x³ और इधर हो जाएगा 3q
का होल क्यूब। तो इसको हल कर देते हैं 3 क्यू क्यूब को, तो 3 3 9 त्रिक 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा। और 27 क्यू का जब क्यूब हो जाएगा तो हमको सिद्ध करके लाना है 9m के रूप में। तो इसमें से 9 अलग ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 3 क्यू क्यूब। और इस पूरे के पूरे 3 क्यू क्यूब को हम लोग क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो हम लिख देंगे 9m, ठीक है। और इसके आगे लिख देंगे माना 3 क्यू क्यूब बराबर m के। 3 क्यू क्यूब को हमने क्या मान लिया, m के बराबर मान लिया। इसी प्रकार जब हम देखते हैं तो हम जब हम देखते हैं कि x बराबर 3q + 1, ठीक है। तो फिर इसका क्या कर देते हैं, घन करने पर जब इसका घन करते हैं तो ये हो जाता है x क्यूब जो है वो बराबर हो जाता है 3q + 1 के होल क्यूब के। और इसका अब हम लोग फार्मूला जानते हैं a क्यूब का। तो a क्यूब का भैया सब लोगों ने फार्मूला पढ़ा भी होगा, सभी बच्चे जानते भी होंगे, ठीक है। जो लोग नहीं जानते वो यहाँ से देख लेंगे। तो x क्यूब को हम लोग यहाँ से लिखते हैं x क्यूब बराबर फार्मूला होता है a क्यूब मतलब 3q का होल क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3ab। तो 3 गुणे a की जगह पे 3q गुणे b की जगह पे 1 और प्लस a + b होता है ब्रैकेट में इंटू a + b। तो ये हो जाएगा 3q और प्लस का 1। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3 3 9 त्रिक 27q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है प्लस 3 3 9 क्यों हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 3q + 1 रहेगा। और इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास 27q क्यूब और प्लस का 1 और प्लस का इसमें 9 से हम गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 9 त्रिक 27q² और प्लस का 9q। क्यों वाले सब एक पास में कर लेते हैं और इस प्लस वाले 1 को हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो इस वाले 1 को हम इधर लिख लेते हैं क्योंकि प्लस में किसी भी संख्या को इधर उधर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब में से हम कॉमन ले लेते हैं। तो इन सब से जब हम 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 त्रिक 27 तो 3q क्यूब बचता है प्लस यहाँ पे 27 से कॉमन लिए तो 3q² बचेगा और प्लस का यहाँ पे q बचेगा और प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे को हम m के बराबर मान लेंगे तो ये हो जाएगा 9 और m और आगे हमारा बचता है प्लस का 1। तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ आपका जो 3q क्यूब है और 3q² है और जो q है ये बराबर सब किसके हैं, m के हैं, ठीक है। जब हम इसको इतना मान लेते हैं तो हमारे ये दोनों टर्म आ जाते हैं। तो हम इतने से भी कह सकते हैं कि जो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m या 9m + 1 के रूप का होता है, ठीक है। इसके आगे आप लोग एक स्टेप और हल करना चाहें तो x बराबर 3q + 2 को रख करके और उसका भी क्यूब करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा हम लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m, 3m + 1 के रूप का होता है। तो भैया हमने अपनी जो एक्सरसाइज है 1.1 एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट कर दी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए, दूसरे बच्चों को जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनको शेयर भी कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।